आओ सुनाऊं कहानी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। आज अगर आपने मुझे सच ना बताया तो मैं आज के बाद मौन रहूंगी, एक शब्द नहीं बोलूंगी। मनोज डांट कर बोला, सोमा ये क्या पागलपन है। सोमा बोली, आप बता रहे हैं या नहीं। मनोज बोला, बैठो यहाँ। उस सोमा को सब बता दिया, ये भी कि वो कभी इन सबके साथ नहीं था। वो तो माँ और मीनू के साथ था, मगर हिम्मत नहीं कर पाया कुछ भी कहने की। और वो उस वक्त छोटा था, शिवी की उम्र का ही। और ये भी कि वो मीनू से नहीं मिला कभी। मगर सोमा ने पूछा, मगर माँ से मिलता हूँ। जब नानू ने मदद करनी बंद कर दी तो मैं माँ को ऐसे नहीं देख पाया। बस तब से चोरी छुपके माँ से मिलता हूँ, उनकी मदद करता हूँ। और सिर्फ मैं ही नहीं, बड़े भैया भी करते हैं मदद। देखा है मैंने उनको माँ से मिलते हुए। बस अफसोस ये है कि हम तो अपनी माँ से अलग हुए ही। देव बेचारा भी अपनी माँ से अलग हो गया। सुबोध जीजा जी कड़ी नजर रखते थे उस वक्त। तब मैं और बड़े भैया ही देव को माँ के पास छोड़ते थे और वो उनसे मिलता था। देव तो आज भी मिलता है मीनू से। सोमा हैरानी से मनोज को देख रही थी। वो एकदम से बोली, और भाभी। मनोज बोला, वो भी मिलती हैं। वो तो मीनू से भी मिलती हैं। और मीनू से शिवी को डांस सिखाने की अनुमति इसीलिए तो दी थी कि वे अपनी बहन से हम दोनों भाई मिल नहीं सकते, बच्चे तो मिल सके। मोहन भैया के दोनों बच्चे भी अपनी दादी से मिलते हैं, उनको भी बहुत बाद में। जैसे तुमको सच्चाई पता चली वैसे ही पता चली। सोमा बोली, मतलब मेरे अलावा इस घर में सभी लोग माँ से मिलते हैं, मीनू दीदी से मिलते हैं, और एक मैं ही हूँ जिसे दूर रखा गया। और अगर अब भी मीनू दीदी ने मुझे शिवी की वजह से सब सच ना बताया होता तो आप में से कोई भी ये सच मुझे नहीं बताता, राइट? नहीं, ऐसा नहीं है सोमा। सोमा के पीछे से आवाज आई। सोमा ने पलटकर देखा तो सामने भाभी और बड़े भैया और उनके दोनों बच्चे खड़े थे। भाभी अंदर आई और बोली, वास्तव में दोनों भाइयों ने मीनू से ना मिलने की कसम खाई है। पिताजी ने इन दोनों को अपनी कसम दी है, इसीलिए ये दोनों मीनू से नहीं मिलते मगर माँ से मिलते हैं। मुझे भी सच्चाई इत्तेफाक से पता लगी थी और बच्चों को मैंने बताई। काफी बार सोचा कि तुमको भी सब बता दूं, मगर फिर देखा हमारी शिवी बिल्कुल मीनू जैसी है, तो सोचा कि उसे खुद अपनी काबिलियत से मीनू के पास जाने दे। और ऐसा मीनू ने ही बोला था। और वैसे भी सोमा, जिस सब चीज़ का वक्त आता है तो वो खुद ही पता चल जाता है। हमें भी किसी ने नहीं बताया, हमें भी खुद पता चला। बस अंतर ये है कि मुझे शादी के 3 दिन बाद ही पता चल गया था। इनको देख लिया था मैंने माँ से मिलते हुए। सोमा सुनती ही रह गई ये सब। वो दम से सोफे पर बैठ गई और उसकी आंखें नम हो गई। थोड़ी देर सोचती रही और फिर बोली, आप दोनों भी मीनू दी से मिलेंगे, चोरी छुपके ही सही। मैं आप दोनों की कसम तुड़वाऊंगी, पिताजी खुद तोड़ेंगे। और ये भी वादा रहा कि पिताजी मीनू दीदी और माँ को खुद यहाँ लाएंगे। इतना कहकर सोमा कमरे से बाहर निकल गई। मोहन बोला, कहीं सोमा कुछ गड़बड़ ना कर दे, तुम उसको सब बता दो। मोहन की पत्नी सुनीता बोली, नहीं, रहने दीजिए, सोमा कभी कुछ गलत नहीं करती और ये सवाल उसकी बेटी का है। हमारे तो दोनों बेटे हैं। तो पिताजी ने कुछ नहीं कहा, मगर सोमा ने बचपन से बहुत कुछ सुना है। अगर आपने मनोज को ना सुधारा होता तो ये भी। मनोज बोला, सॉरी भाभी। सुनीता बोली, जाने दो अब, लेकिन सोमा को तो देखें ये क्या कर रही है। तीनों जब बरामदे में आए तो सोमा पिताजी के लिए चाय बनाकर उनके सामने रख रही थी। तीनों की सांसें अंदर और बाहर तेजी से होने लगी। सुनीता तभी मीनाक्षी को फोन किया और सब बता दिया। इधर मीनाक्षी भी सुनते ही सोच में पड़ गई। उधर देव भी आ गया और उसकी पत्नी भी। तभी सोमा ने पिताजी से कहा, पिताजी कुछ पूछूंगी तो बताएंगे। जयशंकर जी बोले, बोलो क्या पूछना है। सोमा बोली, अगर चाय में चाय पत्ती ना डाली जाए और दूध में बाकी सब मिला दिया जाए तो क्या चाय चाय कहलाएगी। जयशंकर जी ने कहा, यह क्या सवाल हुआ भला। सोमा चुप रही, कुछ ना बोली, बस चाय कप में पिताजी को दे दी और उठकर जाने लगी। तो जयशंकर जी बोले, चाय पत्ती के बिना चाय कहाँ हुई। सोमा रुकी और मुस्कुरा कर बोली, शुक्रिया। और एक बच्चे के जीवन में माँ का क्या स्थान होता है पिताजी। जयशंकर जी ने तुरंत कहा, माँ जन्म देती है, जैसे एक पेड़ के लिए धरा, बिल्कुल वैसे ही। तो क्या सही होगा अगर पेड़ों नदियों को धरा की कसम देकर धरा से मिलने से बहने से रोक दिया जाए। सोमा ने कहा। तो जयशंकर जी ये सुनकर सोच में पड़ गए और सोमा बिना जवाब लिए जाने लगी। तो जयशंकर जी बोले,
गलत है ये, इसीलिए मैं भी अपनी कसम वापस लेता हूँ। वो चाय का आखिरी घूंट पीकर उठे और जाते हुए बोले, आज के बाद वो मत मांगना जो मैं दे ना सकूं। सोमा बोली, बच्चों के लिए पिताजी इच्छा पूर्ति जादुई छड़ी होती है, वो ना करे सपने पूरे तो फिर कौन करे। इतना कहकर चाय का कप उठाकर किचन में चली गई। जयशंकर जी मुस्कुराकर बाहर को चले गए। सोमा के बाप पिताजी अक्सर नहीं टालते थे, क्योंकि सोमा अधिकतर कुछ नहीं मांगती थी और सोमा उनके बहुत अच्छे दोस्त की बेटी थी, जिसके पिता ने उन्हें वादा किया था कि वो उसका ख्याल रखेंगे, मगर सोमा ने मौका नहीं दिया कभी। वह ही पिताजी का पूरा ख्याल रखती। जहां बाकी सब उनके सामने आने से डरते, वहीं सोमा बेहिचक आ जाती। आज तक एक भी मौका ऐसा नहीं आया जब उसने पिताजी की कोई बात अस्वीकार की हो। आज मौका मिला सोमा को कुछ कहने का और जयशंकर जी को ये साबित करने का कि वो अपने दोस्त की बेटी का ख्याल रख रहे हैं, इसीलिए हामी भर दी। सोमा ये बात अच्छे से जानती थी। जयशंकर जी जब चले गए तो सोमा बाकी सबके पास आई और बोली, अब आप लोग माँ से मिल सकती हैं। मनोज बोला, ये तो चमत्कार है। मोहन ने यही कहा तो सोमा बोली, नहीं भैया, ये चमत्कार नहीं है, बल्कि मैंने जानबूझकर किया ये सब। मैं जानती थी कि पिताजी मेरी ख्वाहिश पूरी करना चाहते हैं। मैंने उन्हें कभी मौका जो नहीं दिया अपने दोस्त के सामने बड़ा होने का। बाकी अब अगर कुछ मांगो तो शायद ही मिले। इतना कहकर सोमा किचन में चली गई, मगर इस बात की तसल्ली हो गई थी कि तब के दौर के जयशंकर जी में और इस दौर के जयशंकर जी में थोड़ा सा अंतर आया है। अगले दिन सब मीनाक्षी के घर थे। माँ के साथ उनके बेटे, पोते, नाती, बहुएं सब के सब थे। सब हंस बोल रहे थे, मस्ती कर रहे थे। माँ और मीनाक्षी ने तो जैसे स्वर्ग पा लिया हो। तब तो शिवी भी जानती थी कि मीनाक्षी उसकी अपनी बुआ है। इधर सबके सामने बाहर मस्ती कर रहे थे और मीनाक्षी और सोमा किचन में थे। मीनाक्षी ने ही बड़ी भाभी को भी भेज दिया। सब हंस खेल रहे थे। मीनाक्षी और सोमा सबके लिए हल्का नाश्ता बना रही थी। नाश्ता बन गया तो सबको दे दिया गया और फिर सब फिर से खेलने लगे। सोमा दूर खड़ी सबको देख रही थी और सोच में गुम थी। मीनाक्षी पास आई और बोली, क्या सोच रही हो सोमा? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। शुक्रिया, आज तुम्हारी वजह से माँ खुश है। सोमा बोली, नहीं दी, मेरी वजह से नहीं, ये सब अपनी वजह से खुश है। आज परिवार पूरा है, मगर फिर भी दो लोगों की कमी है, सुबोध जीजा जी और पिताजी की। सुबोध का नाम सुनकर ही मीनाक्षी को गुस्सा सा आ गया। वो बोली, ये सब सुबोध की वजह से ही हुआ है। मेरे पिता बहुत सख्त थे, मगर इतने भी नहीं कि माँ को भी घर से निकाल दें। ये सब सुबोध का किया धरा है, वही है हमारे घर के बिखरने की वजह। सोमा बोली, सच्चाई तो सामने आ जाएगी, मगर पिताजी अब सख्त नहीं रहे, वो काफी बदल गए हैं इतने सालों में। हम कह सकते हैं कि वो और माँ अलग है, मगर मुझे नहीं लगता कि उनको भी माँ की तरह माँ की कमी ना खलती होगी। बस अहम ऊपर है। मीनाक्षी बोली, मेरे कारण माँ की जिंदगी। सोमा बोली, दी ये मत सोचिए, सब ठीक हो जाएगा। आप तो बस सोमा को एक बहुत बड़ी नृत्यांगना बनाइए, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। शिवी का डांस फिर से शुरू हो गया। जब शिवी और मीनाक्षी ने डांस किया तो सब देखते ही रह गए। शिवी मीनाक्षी से तेज चप्पल और खूबसूरती से डांस करती थी और ये बात मीनाक्षी ने भी जब मानी, जब उनके भाइयों ने कहा तो उससे ज़्यादा अच्छा डांस करती है शिवी। सब खुश थे एक साथ। और इसके 2 महीने बाद एक दिन जयशंकर जी घर में गुस्सा होते हुए पधारे और चिल्ला चिल्ला कर सारा घर सर पर उठा लिया और सोमा को पुकारने लगे। सोमा आई और सर झुकाकर बोली, जी पिताजी, ये सब क्या है? कहकर जयशंकर जी ने हाथ में पकड़ा हुआ कागज का टुकड़ा जमीन पर दे मारा। सोमा ने जैसे ही देखा वो खुश होते हुए बोली, अरे पिताजी, ये तो शिवी का डांस प्रोग्राम है। आप जानते हैं इस प्रोग्राम को देखने मुख्यमंत्री सहित जानी मानी हस्तियां आ रही हैं। शिवी तो आपके डर से राजी ही नहीं हो रही थी, फिर सासू माँ और मैंने मनाया तब मानी। मैं तो आपको भी बताने वाली थी, मगर ये आपको किधर से मिला? जयशंकर जी के गुस्से को नजरअंदाज करते हुए सोमा ने उन्हीं से एक सवाल पूछ डाला। इधर जयशंकर जी सासू माँ सुनते ही हक्के बक्के रह गए। उनके पैरों तले जैसे जमीन नहीं रही और इसी में उनके मुंह से निकला, वंदिता, वो कहाँ मिली तुमको और तुम कब बताने वाली थी ये सब मुझे? सोमा बोली, वो इसी शहर में रहती हैं और मीनाक्षी दी को ही तो लोग गुरु माँ कहते हैं। सचमुच उन्होंने आपका इतना नाम किया है कि आपको तो गर्व होना चाहिए ऐसी बेटी पर। इतना कहकर बिना देखे ही जयशंकर जी क्या कहेंगे, वो अंदर तेज धड़कते दिल और बेसब्री सांसें लिए लेकर चली गई।
और किचन की स्लैब पर धम से हाथ रखा। बहुत घबरा गई थी सोमा। सामने खड़ी भाभी ने उसे संभाला और बोली, सच बड़ी हिम्मत है तुम में तो सोमा, तुमने पिताजी को बोलने का मौका ही नहीं दिया। सोमा बोली, भाभी बोल तो आए सब कुछ, मगर पता नहीं पिताजी क्या सोच रहे होंगे और पता नहीं क्या कहेंगे। भाभी बोली, ओखली में उसे डाला है तो अब मूसल से क्या डरना, जो होगा इस बार हम सब साथ हैं और साथ झेलेंगे। मीनाक्षी दी तो अकेली थी, मगर तुम्हारे साथ हम सब हैं और इस बार दोनों भाइयों को भी साथ देना पड़ेगा। भाभी ने सोमा के हाथों को अपने हाथों में लेकर बोला। भाभी के ऐसे शब्दों ने सोमा में हौसला बढ़ा दिया। फिर वो अपना काम करने लगी। इधर जयशंकर जी के दिमाग में वंदिता यही है, इसी शहर में है, गूंजने लगा और इसी के कारण वो कुछ नहीं कह पाए। सबने शिवी के पहले स्टेज शो के लिए पिताजी की हामी समझ ली। 2 दिन तक जयशंकर जी ने वंदिता जी मतलब अपनी पत्नी का पता लगाया। पता मिल गया तो उन्हें दूर से देखते रहे। एक दिन मीनाक्षी के साथ उनकी माँ बाजार जा रही थी, तभी उनको लगा कोई है जो उनको देख रहा है। वो मीनाक्षी से बोली, मीनाक्षी पता नहीं क्यों 2 दिन से ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे देख रहा है, मेरा पीछा कर रहा है और मैं जहाँ जाती हूँ वो वहाँ होता है। मीनाक्षी बोली, माँ ये सब भ्रम है आपका। मगर वंदिता जी जानती थी ये भ्रम नहीं है, ये कोई और नहीं बल्कि जय ही है। सुबह वो मंदिर गई और वहां उन्होंने पीछे से आकर जयशंकर जी को पुकारा। जय जी ने जल्दी से पीछे को देखा, चोरी पकड़ी गई। वंदिता जी बोली, पिछले 2 दिन से आप मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं? आपने तो कसम खाई थी ना मेरा चेहरा नहीं देखेंगे, और 2 दिन से हर पल हर लम्हा हर जगह मुझे देख रहे हैं। क्यों? तुम ऐसा कैसे कह सकती हो कि मैं तुमको देख रहा था? जयशंकर जी ने आंखें चुराते हुए पूछा तो वंदिता जी बोली, इतना तो आपको जानती ही हूँ, आज भी पत्नी हूँ आपकी, पत्नी जो मुझे छोड़कर चली गई। जयशंकर जी ने गुस्से से कहा, आपके बेटी का साथ देने, सिर्फ आपके बेटी नहीं आपकी दुलारी बेटी का साथ देने, और आज भी आप ही की पोती का साथ दे रही हूँ। वंदिता जी ने कहा, हाँ क्यों नहीं, डांसर बनने में। जयशंकर जी तरेड़ में कहा। वंदिता जी ने भी जवाब दिया, हाँ डांसर बनने में अपनी दादी की तरह। आपको क्या लगता है आप मुझे कुछ नहीं बताएंगे तो मुझे पता नहीं चलेगा? चलिए आज एक बात से पर्दा उठाती हूँ और बरसों से एक झूठ में जो आप जी रहे हैं वो सच आपको बताती हूँ, और साथ ही आपके दादाजी को दिया एक वचन तोड़ती हूँ। ऐसा क्या जानती हो तुम, या फिर मुझे बहला रही हो? जयशंकर जी ने कहा, नहीं मैं आपको बहला नहीं रही, बल्कि ये बात निकाल रही हूँ जिसकी वजह से आपको लगता है कि नृत्य सिर्फ वेश्याएं करती हैं। आपको पता है, मैं जानती हूँ कि आपकी माँ बहुत बड़ी डांसर थी, नृत्यांगना बनना चाहती थी। बचपन से एक ही सपना था उनका, जिंदगी में माता पिता का नाम रोशन करना, मगर उनके माता पिता ने उनकी शादी कर दी और आपके घर में आकर उनके डांस पर पाबंदी लग गई और उन्होंने आत्महत्या कर ली। यही जानते हैं ना आप अब तक। मंदिर में हूँ छूट एक शब्द नहीं बोलूंगी, मगर आपकी माँ ने आत्महत्या नहीं की थी, बल्कि उन्हें मार दिया गया था। किसने मारा वो आप पता लगाइएगा, शायद कुछ सुबोध पता लगा दे। खैर सासू जी ने आत्महत्या नहीं की थी, उनको मार दिया गया। जब यह बात घर में आकर मुझे एक रोज पता चली तो मैंने इसका विरोध करना चाहा, मगर आपके दादाजी ने मुझे कसम दे दी और मैंने ये सच्चाई आपको नहीं बताई। आपके दूसरी माँ आई और उन्होंने आपके मन में डांस को लेकर, माँ को लेकर इतना जहर भरा कि आप अपनी ही जन्म देने वाली माँ जिसके साथ अन्याय हुआ था उससे नफरत करने लगे, डांस से नफरत करने लगे। और जब मीनू ने यही डांस किया तो आपने उसे अपनी जिंदगी से निकाल दिया, ये कहकर कि नृत्या वेश्याएं करती हैं, और आपने उम्र भर अपनी निर्दोष माँ को एक वेश्या समझा। इतना कहकर वंदिता जी थोड़ी देर चुप रही। जयशंकर जी उसे हैरानी से देख रहे थे। वंदिता जी ने फिर कहना शुरू किया, घर में रहते हुए मुझे ये पता चल गया था कि माँ गुनहगार नहीं थी, उन्होंने आत्महत्या नहीं की, मगर जब आपने घर से जाने को कहा तो उस रात में छत पर बैठी बहुत रोई। आपसे इतना प्रेम करती थी मैं, और आपने ही ऐसा व्यवहार किया। मेरा दिल छलनी छलनी हो गया था, और तभी मैंने आपके विश्वास पात्र और उसके बेटे को ये कहते हुए सुना कि उनके रास्ते का कांटा यानी मैं और मीनाक्षी निकल गए। और तब मैंने सच्चाई का पता लगाया, तो जो पता चला
उसने मुझे आपके खानदान से नफरत दिला दी और मैं अपनी बेटी को लेकर चली आई वहां से। नहीं तो आपको छोड़कर उन लोगों के बीच में कभी नहीं आती। मगर आपने बेटों को नहीं लाने दिया, तो सोचा कि बेटों को तो मैं दूर रहकर भी आपके करीब रख सकती हूँ। इन 20 सालों में बहुत बार कोशिश की आपको सच्चाई बताने की, मगर आप तक मेरी आवाज़ भी नहीं पहुंची। और पिछले 2 दिन से जय जी मेरा पीछा कर रहे हैं, ये जानकर हैरान हूँ। शायद दुश्मन अब बस एक रह गया है आपके चारों तरफ, इसलिए। बीच में बात काटते हुए इतना कहकर वंदिता जी मंदिर की सीढ़ियां उतरने लगी और फिर रुकी और बोली, ध्यान रखना जय, अपनी पत्नी और बेटी से तो दूर रहे हो इतने बरस, कहीं बाकी परिवार से भी दूर ना हो जाओ। वैसे तुमको मुझे देखने के लिए यूं छुपने की जरूरत पड़ती है, मुझे तुम्हें देखने के लिए आंखों की भी जरूरत नहीं पड़ती। बच्चों को देखती हूँ तो मोहन, मनोज, मीनाक्षी और देव में मुझे तुम ही दिखते हो। काश तुमने भी मुझे शिवी में, सोमा में, मोना में या अपने बच्चों में देखा होता तो कहीं और नहीं देखना पड़ता। शिवी को देखना कभी जय, वो तुम्हारी अपनी माँ जैसी दिखती है। खैर, मैंने अपने सब सपने आपके लिए छोड़ दिए, लेकिन शिवी के सपने जरूर पूरे होंगे। और इतना कहकर वंदिता जी मुस्कुरा कर चली गई। जयशंकर जी उसे जाता देखते रहे। जय जी को याद आया कि उस दोस्त की शादी में ही तो वंदिता ने वो डांस किया था और उसकी नज़र उस पर से नहीं हटी थी, जबकि वो डांस से नफरत करते थे। और उन्होंने ये शर्त रखकर वंदिता जी से शादी की कि वो डांस कभी नहीं करेगी। वंदिता जी ने पिता के बिना वंदिता से पूछा हामी भर दी और वंदिता जी ने शादी के बाद सब छोड़ दिया, यूं ही बिना कोई विरोध किए। पति का नाम रखा जय जी। ये दूसरों की माँ के सारे अत्याचार सहे बिल्कुल चुपचाप, लेकिन जब मीनाक्षी की बारी आई तो उन्होंने बिन कुछ बोले घर छोड़ दिया। जयशंकर जी की आंखों में ये सब सुनकर आंसू भर गए और उनका मन सवाल करने लगा, उनकी माँ को किसने मारा। वो ये सब सोचते हुए घर आ गए। घर आते ही सुबोध मिला और उसने शिवी के डांस की जमकर बुराई की। जयशंकर जी के कान जमकर भरे और जयशंकर जी वंदिता का सब कहा भूलकर एक छड़ी उठाकर चल दिए शिवी के कमरे में। और इधर शिवी अपने कमरे में डांस करने के बाद घुंघरू उतार रही थी। तभी जयशंकर जी कमरे में आए और शिवी को देखते ही रह गए। वंदिता जी की कई बातें याद आने लगी। कभी शिवी को देखना जाए, वो बिल्कुल तुम्हारी माँ जैसी दिखती है। और ये सोचकर वो शिवी को देखते ही रह गए। वो सब कुछ उनको अपनी माँ की याद दिला रही थी। ऐसे ही तो लगती थी माँ जब वो डांस करती थी, सूट के दुपट्टे को कमर से बांधकर, बालों का जूड़ा बनाकर, आंखों में हल्का काजल लगाए, हाथों में चूड़ियाँ और पैरों में शिवी से घुंघरू। और शिवी के जैसे ही तो नैन नक्श था उनका। ये सब सोचते सोचते जयशंकर जी के आंखों में आंसू लिए शिवी के कमरे में पड़ी कुर्सी पर बैठ गए। तभी शिवी का ध्यान गया। वो तुरंत बोली, दादाजी आप यहाँ, मुझे बुला लेते, सॉरी मैं वो डांस। कहकर उसने गर्दन झुका ली। जयशंकर जी बोले, तुम तो बहुत अच्छा डांस करती हो ना शिवी, अपने दादाजी को नहीं दिखाओगी। शिवी बोली, जी। जयशंकर जी आराम से बिस्तर पर आकर उसके पास बैठ गए और उससे बोले, हाँ बेटा, आपके दादाजी कुछ नहीं कहेंगे, आप डांस करके दिखाएंगे दादाजी को। इतने में सोमा भी आ गई, मगर जयशंकर जी को देखकर ठिठक गई। जयशंकर जी ने वो घुंघरू खुद उठाकर शिवी को दिए, जिससे कभी घिनाते थे। शिवी ने खुद खुश होकर घुंघरू दोबारा बांधे, दुपट्टा कमर से बांधा और कान्हा के मनमोहक भजन में मनमोहक नृत्य करने लगी। और भाव विभोर से जयशंकर जी उसे देखते रह गए। उनको याद आई उनकी माँ डांस करती हुई, और याद आए वो खुद जो जब माँ डांस करती थी वो एक किनारे बैठे देखते रहते थे। आज भी वो उसी छोटे से 4 बरस के जय की तरह बैठे थे। उनका गला सूख गया, आंखें आंसुओं से भरी थी। जब शिवी का नृत्य खत्म हुआ तो उन्होंने आगे बढ़कर शिवी को गले लगा लिया और आशीष देते हुए बोले, अपनी परदादी की कला खूब रोशन करना और अपनी दादी का नाम रोशन करना। इतना कहकर वो कमरे से बाहर निकले। सामने सोमा खड़ी थी। उसने जल्दी से पल्लू लेना चाहा, मगर उन्होंने उसके सर पर हाथ रखकर कहा, शिवी का डांस जब हो बता देना, उसका दादा जरूर आएगा। जयशंकर जी चले गए और सोमा देखती ही रह गई।
उसने खुशी से शिवी को बाहों में भरकर चूम लिया और फिर ये बात सबको बताई, मीनू को और माँ को भी। और जब वंदिता जी ने सुनी तो मुस्कुरा दी। शिवी ने सारी बात विस्तार से दादी को बताई और फिर सोमा ने कहा, एक बात कहूँ माँ, पिताजी ने जब आपका नाम लिया तो उनकी आंखों में चमक थी। वो आपसे आज भी बहुत प्यार करते हैं। बहुत रह लिया आप अपने घर से दूर, अपने घर लौट आइए और संभाल लीजिए अपना घर। बहुत सी बातों से अनजान है पिताजी, और आपके बिन अकेले भी। आप खुद भी तो अकेली है उनके बिन। आप ही तो कहती है जहाँ प्यार होता है वहाँ शर्तें नहीं होती। बहुत देर नहीं हुई है सारा सच सामने लाने के लिए। आज भी इंतजार है पिताजी की आंखों को आपका। आखिर प्यार तो आपने भी उन्हें उन्हीं के जितना किया है। वंदिता जी की आंख नम हो गई। फिर वो भी बोली, वो गुनहगार मेरे नहीं सोमा, जो मैं उन्हें माफ़ करूं या ना करूं, या मैं घर लौट जाऊं या नहीं। वो गुनहगार अपनी बेटी के हैं। सुबोध के कहने पर उन्होंने एक बेटी के सपने ही नहीं रौंदे, बल्कि एक माँ को उसके बेटे से भी दूर कर दिया। वो अपनी बेटी को ले जाएं वापस घर। पत्नी तो उनसे दूर कभी गई ही नहीं। इतना कहकर वंदिता जी बाहर को चली गई और इधर शिवी ने सब कुछ तय कर लिया था। वो बाहर आई तो सब खुश हो रहे थे। मीनाक्षी जी भी आज बहुत खुश थी। एक तरफ उसका सपना सच हो रहा था, दूसरी तरफ उसके पिता का बदलाव, और तीसरी तरफ इस गिल्ट से मुक्ति की माँ अपने घर से दूर उनके डांस के कारण हो गई। उसने जैसे ही शिवी को देखा वो बोली, मेरे डांस ने सब अलग किया था और तुम्हारा डांस सब जोड़ रहा है। यही अंतर है शायद तुम्हारे और मेरे डांस में। शिवी बोली, नहीं गुरु माँ, अपनों के बीच की गलतफहमियों ने सब किया और अब सब ठीक होगा। और हाँ, जब तक दादाजी मेरे प्रोग्राम में नहीं आएंगे मैं डांस नहीं करूँगी। सब प्यार से उसे समझाने लगे कि जयशंकर जी आएंगे और बहलाने लगे। मीनाक्षी ने कहा, ऐसा मौका किसी भी नृत्यांगना को एक ही बार मिलता है, वो भी किस्मत से, जो आज इतना पॉपुलर हो गया है कि देश के सबसे बड़े लोग इसे देखने को आ रहे हैं। और शिवी, तुम जानती हो ये तुम्हारा पहला स्टेज शो है और इतना बड़ा मौका गंवाना मत बेटा। शिवी बोली, डांस का मौका फिर मिल जाएगा बुआ, और ना मिला तो कोई बात नहीं, मगर परिवार एक बार मिलकर फिर नहीं मिलता। ये टूट गया है और मैं इसे जुड़ा हुआ देखना चाहती हूँ। आप सबके साथ दादाजी को दादी माँ के साथ खड़ा देखना, और यकीन मानिए ऐसा करने के लिए मुझे डांस छोड़ना पड़े तो छोड़ दूंगी। वंदिता जी उसके पास आई और बोली, नहीं बेटा, ऐसा नहीं होगा। तुम्हारी माँ और दादी माँ मिलकर दादाजी को ज़रूर लाएंगे आपका डांस दिखाने। बस आप प्रैक्टिस में कोई कसर मत छोड़ना। सोमा बोली, तुम नृत्य देखो शिवी, और बाकी सब हम देख लेंगे। जयशंकर जी की हामी मिलने के बाद शिवी अब झूम कर दादाजी के समक्ष भी डांस करती। एक दिन शिवी डांस कर रही थी, तभी सुबोध आ गया। उसने शिवी को डांस करते ही पकड़ा और बोला, खबरदार जो इस घर में कभी नृत्य किया तो। सुबोध मीनाक्षी और वंदिता के जाने के बाद घर का सर्व बन बैठा था। काम से लेकर घर सब जगह उसका हुक्म चलता। कोई उसका हुक्म मानने से इनकार करता तो शिकायत वो जय जी तक पहुंचा देता। मगर आज उसे इस तरह शिवी को छिड़कते हुए जयशंकर जी ने देख लिया और वो उस वक्त आग बबूला हो गए। उन्होंने सुबोध की खूब क्लास लगाई और अपने घर से उसे निकाल दिया। और इस तरह सुबोध जाते जाते जयशंकर जी को धमकी देकर गया। जयशंकर जी को सुबोध का सच पता लग गया और ये भी समझ आ गया कि उन्होंने अपनी ही बेटी के साथ कितना गलत व्यवहार किया और उसके साथ कितना अन्याय भी किया। फिर उसी रात को सुबोध ने अपने पिता के साथ मिलकर जय जी को मारने का प्लान बनाया और संयोगवश से ये प्लान वंदिता जी को पता चल गया। हुआ ये था कि वंदिता जी मंदिर से लौट रही थी। सोचा जाते जाते अपना घर भी देखती जाए, तो वो पैदल ही चली आ रही थी। राह में सुबोध और उसके पिता मिले और वो तो पहले से जानती थी कि सुबोध और उसके पिता ने ही ये सब किया है, तो उन्होंने उनकी सारी बातें सुन ली और दोनों को रंगे हाथ पकड़ने का मौका भी मिल रहा था। तो उन्होंने मीनाक्षी को सब बताया और दोनों माँ बेटी खतरा उठाकर उस रात अपने ही घर में चोरी से घुस गए और जयशंकर जी के कमरे में छुप कर बैठ गए। जब दोनों बाप बेटे आए और जैसे ही हमला किया,
उन्होंने आप देखा न था, बस दोनों पर डंडों की बारिश कर दी, शोर मचा दिया। मोहन, मनोज और बाकी सब आ गए। जयशंकर जी तो बच गए, मगर जाते जाते सुबोध ने मीनाक्षी के पेट में चाकू मार दिया। मीनाक्षी तड़प उठी। उसे देख जय जी और बाकी सबके होश उड़ गए। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। आखिर उसने कर्ज चुका दिया बेटी होने का। जयशंकर जी ने जब ये देखा और वंदिता जी के मुंह से जाना कि ये सब किया धरा उन दोनों बाप बेटों का था, तो जयशंकर जी बहुत रोए। और जब वंदिता ने उनके कंधे पर हाथ रखा तो वो वंदिता जी को ही गले से लगाकर बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रोए। वंदिता जी ने अपने जय को वापस संभाल लिया। देर जो नहीं हुई थी, मगर मीनाक्षी वो मौत से जंग लड़ रही थी और चाकू का घाव इतना गहरा था कि डॉक्टर ने बाहर आकर कहा, शायद वो नहीं बचेंगी और वो आप सबसे मिलना चाहती हैं। वो सब अंदर गए। जयशंकर जी अपनी बेटी के लिए तड़प उठे। वे सबसे पीछे थे तो मीनाक्षी बोली, पापा अब तो मैं जा रही हूँ, बस कुछ सांसें शेष हैं। क्या अब भी नाराज हैं आप अपनी मीनू से? जैसे ही पापा शब्द के साथ ये सब सुना, कठोर जयशंकर जी नारियल की तरह फट पड़े। वो दौड़ते हुए गए और मीनू को जोर से गले लगा लिया और बोले, नहीं जा सकती तू अपने पापा को छोड़कर, नहीं जा सकती मेरी बच्ची। अब तक मैंने तुझे सताया है, अब क्या उम्र भर को तू मुझे सताएगी? मीनाक्षी बोली, बदला तो पूरा करना होगा ना पापा, मगर मैं खुश होकर जा रही हूँ। आखिर आपकी बेटी ने आपका कर्ज उतार दिया और आपका नाम रोशन शिवी करेगी। मैं देखूंगी उधर से तेरा नृत्य शिवी। ये आखिरी शब्द कहकर मीनाक्षी बेहोश हो गई। उसे अपनी बाहों में यूं बेहोश होता हुआ देखकर जयशंकर से जोर से दहाड़े मारे। डॉक्टर आए और उन्होंने चेक किया तो मुस्कुरा कर बोले, बेहोश हो गई है, कमजोरी है, खून ज्यादा बह गया है, इसीलिए कुछ नहीं होगा। आपकी बेटी को घाव गहरा है मगर भर जाएगा। जय जी बोले, मगर आपने तो कहा था कि मीनाक्षी, और ये भी तो बोली कि डॉक्टर बोले, आपकी बेटी ने कहा था हमसे कि हम आपको ऐसा बोले, मगर क्यों? जयशंकर जी ने कहा और वंदिता की तरफ देखा। वंदिता जी ने ऐसे रिएक्ट किया कि उन्हें कुछ नहीं पता। फिर वंदिता जी ने ही इशारों में कहा, मेरी बेटी ठीक है, और भरी हुई आंखों से मुस्कुरा गई। वंदिता जी ने जयशंकर जी के कंधे पर हाथ रखा और बोली, आपने ही तो कहा था ना कि वो आपको छोड़कर कभी नहीं जा सकती, तो आप ही बोलो, बचपन से वो आपकी कोई बात नहीं टालती है। जयशंकर जी की जान में जान आई। बोले, सच कह रही हो, एक टाली थी तो उसकी इतनी बड़ी सजा दे दी मैंने उसे। ये कहकर वंदिता जी के हाथों से अपना चेहरा छुपा लिया। मगर अब तो सब ठीक है, शिवी के प्रोग्राम तक ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी, तो खुश होना चाहिए आपको। तो वंदिता जी ने कहा तो ये सब सुनकर जयशंकर जी इतने खुश हुए कि उन्होंने सबके सामने वंदिता को जोर से गले लगा लिया और बोले, तुम औरतें सच में गृह लक्ष्मी होती हो। तुम्हारे आने से घर में खुशियाँ आती हैं, घर में बहारें आती हैं, और मैं इतने बरस गलत समझता रहा और इसकी सज़ा इसने मुझे डरा कर दे दी। होश में आने दो इसे, तब बताता हूँ। वंदिता जी बोली, हे भगवान, शुरू हो गए बाप बेटी। मीनाक्षी अब बच्ची नहीं है, उसकी बहू भी है, भूल क्यों रहे हो? तो क्या हुआ, काम तो इसने ही किया है, और मेरे लिए तो मेरी छोटी गुड़िया ही है, वैसे भी अभी दादी नहीं बनी है वो। जय जी हंसते हुए बोले। उनकी बात सुनकर बाकी सब कमरे से बाहर आ गए और जय जी तब तक मीनाक्षी के पास बैठे रहे जब तक के होश में ना आई वो। और अगली सुबह जब होश आया तो उन्होंने सीधा पूछा, क्यों किया तूने ये सब मेरे साथ? मीनाक्षी बोली, ना करती तो इतने प्यार से मिलते क्या मुझे मेरे पापा? जय जी ने बढ़कर उसका माथा चूम लिया। बोले, मेरी प्यारी बच्ची। वो बाहर आ गए और तुरंत पुलिस को फ़ोन किया और बोले, मेरी बेटी की ज़िंदगी मैंने ख़राब कर दी, उसके लिए तो उसने मुझे माफ़ कर दिया, मगर मेरी बेटी को जो घाव उसके पति ने दिए उसके लिए मैं उसे माफ़ नहीं करूँगा। और पुलिस कंप्लेन करा दी। सुबोध और उसके पिता को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। 2 दिन में मीनाक्षी हल्की ठीक हुई और इधर शिवी की डांस प्रैक्टिस चालू थी। अब तो जयशंकर जी को सामने बैठकर करवाते। वंदिता जी शादी के इतने सालों बाद जय जी की पत्नी बनकर अपने घर लौटी।
गृह प्रवेश हुआ, पूरा परिवार फिर से एक हो गया। सब बहुत खुश थे और सोमा का भी धन्यवाद करने लगे। और अब सब इंतजार करने लगे शिवी के डांस प्रोग्राम का, जो 1 महीने बाद था। 1 महीने की कड़ी मेहनत के बाद आखिर वो दिन आ ही गया और जय जी खुद मीनाक्षी को साथ ले गए। शिवी ने पहले स्टेज शो की प्रतियोगिता में फाइनल तक धमाल मचा दिया और बेस्ट नृत्यांगना का खिताब जीत गई। जब उसे इनाम दिया जाने लगा तो उसने मीनाक्षी के हाथों लेने को कहा। मीनाक्षी को उसके पापा लेकर आए। मीनाक्षी ने इनाम पापा के हाथों में थमा दिया। उनकी आंखें भर आई। उन्होंने अपनी पोती को बड़े गर्व से इनाम दिया। और तब जाना जयशंकर जी ने वेश्याओं और असली डांस और वो क्लासिकल नृत्य कथक के बारे में जो सालों पहले मीनाक्षी नहीं बन पाई थी, वो शिवी ने कर दिखाया। और आज वो सबसे बड़ी नृत्यांगना है और जिस पर जय जी को भी बहुत बड़ा गर्व है। दोस्तों, कहानी के बारे में अपने विचार कमेंट्स में बताएं और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में अच्छी सी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।